तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है और इसका पाठ नंबर 17 आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाठ का नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। इतिहास के अंदर इतना फेमस व्यक्तित्व है, इतने महान राजा थे ये, जिन्होंने 22 लड़ाइयां लड़ी अपने जीवन काल में और लगातार युद्ध जीतते चले गए थे। तो ऐसे खतरनाक योद्धा के बारे में आप जरूर जानना चाहोगे, मजा आ जाएगा भाई। इसकी स्टोरी है ना, मतलब मेरे को बहुत पसंद है लिटरली, तो मजा आपको भी आएगा बिल्कुल से। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिलेगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी, वेबसाइट का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। पहले तो एक ओवरव्यू देता हूं और फिर हम कहानी शुरू करेंगे इसकी पाठ के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है, इसको हम हेमू के नाम से जाना करते थे पहले। जो है इसको ज्यादा जो नाम है ना, प्रचलित नाम है, वो था इसका हेमू। और इसने जो है अकबर के साथ लड़ाई लड़ी थी और उस युद्ध को वो हार गया था। उसके अलावा जो है इसने बहुत सारे, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पहली लड़ाई में हार गया भाई, बजाई थी, बढ़िया वाली बजाई थी अकबर की भी इसने। और ये जो है ना, एक्चुअली होता क्या है, राजा का बेटा राजा बनता है, आमतौर पे हमने सुना है। लेकिन ये वो ऐसे परिवार में था जहां का राज परिवार से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक रिश्ते नाते नहीं थे। सिर्फ अपने हिम्मत, अपने साहस के बल पर ये राजा बन गया, और वो भी एकदम से नहीं, स्लो स्लो प्रोग्रेस करते हुए। और राजा से फिर मतलब छोटा पद में बिल्कुल, फिर मंत्री, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते वो एक टाइम आ चुका था जब वो राजा बनने का उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे खतरनाक योद्धा की कहानी आप जरूर जानना चाहोगे, जिसने जीरो से हीरो बनने का सफर तय करा था। चलो अब शुरू करते हैं कहानी को। प्रकृति का पालना कभी कभी धरती पर ऐसा अनुपम उपहार छोड़ जाता है जिसे आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाता है। एक ऐसा ही अमूल्य हीरा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो आज भले ही इस पंच भौतिक देह से हमारे बीच विद्यमान नहीं है, किंतु यश रूपी शरीर से आज भी विद्यमान है और रहेगा। यानी कि वो, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन हम आज भी उनको याद करते हैं। ये बात कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। हेमचंद्र का उपनाम हेमू था। हम इसको जो है हेमू ज्यादा पुकारते थे, हेमचंद्र नहीं कहते थे, क्योंकि बड़ा सा नाम पुकारने की आदत नहीं है ना, शॉर्ट बना देते हैं हम। तो हमने इसका छोटा नाम रख दिया हेमू। वही इसी नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। वह इसी नाम से, जो हेमू के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, काफी प्रचलित नाम था ये हेमू। हेमू का नाम सुनते हैं ना, बड़ी बड़ी फौजें फड़क जाती थी कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे, ये क्या करने आ गया। चलो, अपने जीवन काल में छोटे बड़े 22 युद्धों के विजेता रहे रेवाड़ी के हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू की पानीपत के द्वितीय युद्ध के दौरान आंख में तीर लगने से यदि मृत्यु नहीं हुई होती, तो इस लड़ाई में अकबर को चारों खाने चित होना पड़ता। और हेमू की इस जीत से, ये जो है ना, वैसे लड़ाई एक्चुअली बहुत बड़ा पंगा हुआ था, मैं बाद में बताऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद। अगर चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं करा तो बता दूंगा मैं, ठीक है। अगर एक्सप्लेन कर दिया तो जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, बट देखते हैं क्या होता है। इस लड़ाई के बारे में मजेदार कहानी बताता हूँ मैं आपको, फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है, एंडिंग में। वो पहले चैप्टर समझते हैं, फिर एंडिंग में बताता हूँ सारी चीजें मैं। तो इस लड़ाई में अकबर को चारों खाने चित होना पड़ता और हेमू की इस जीत से भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आता। इन तथ्यों की इतिहास भी पुष्टि करता है। अगर ऐसा हो जाता ना, वो जीत जाता एक्चुअल में युद्ध, तो कुछ और ही होता, क्योंकि वो बच जाती भाई अकबर की गंदे वाली, और शायद मुगल देश में रहते ही नहीं फिर। राय पूर्णदास के बेटे हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म अश्विन शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1556 में अलवर के समीप माछेरी गांव में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। भारतीय जनमानस के हृदय में हेमू का नाम उनकी बहादुरी, देशभक्ति, दूरदर्शिता और प्रशासनिक योग्यता के कारण सदैव गौरव का प्रतीक रहा है। यानी कि ये एक ऑलराउंडर प्लेयर था, जिसको सब कुछ आता था। लड़ाई करनी आती थी, देश से प्रेम करना आता था, राजपाट संभालना आता था, दूर की सोच नहीं आती थी, सारा कुछ आता था यार इसको। तभी इसका नाम इतना प्रचलित हो गया और इतने सारे युद्ध इसने जीत लिए थे। हेमू का परिवार कुछ समय बाद रेवाड़ी के कुतुबपुर में आ गया। पहले जो है वो एक गांव में था, माछेरी गांव में उनका जन्म हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो बच्चा तो हो गया था। उसके बाद में उनको काम धंधा चाहिए। देखो, भूखे पेट कुछ नहीं करता कोई भी। तो इनके परिवार ऐसा तो था नहीं कि अमीर था या वो था, मतलब ठीक ठाक ही परिवार था, ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, ज्यादा बुरा भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक परिवार था, मध्य वर्गीय परिवार से में थे ये। तो इनका जो है ना, ये काम के चक्कर में आए थे रेवाड़ी के कुतुबपुर में आ गए, जहां उनकी पैतृक हवेली आज भी सुरक्षित है। यहाँ पे भी आएगा, मी नहीं आएगा, कुछ भी लिख जाता है यार कई बार। तो आज भी सुरक्षित है।
तब रेवाड़ी एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और ईरान और इराक के व्यापारियों के लिए यह प्रमुख मंडी थी। जो इराक ईरान से लोग आते थे ना, व्यापारी आते थे, यहाँ पे मंडी लगा करती थी रेवाड़ी के अंदर। शेरशाह सूरी का जन्म जो है नारनौल में होने के कारण हेमू परिवार की उससे घनिष्ठता थी। अब हेमू ने यहाँ बाद बनने वाले प्रमुख तत्व सोरे का व्यापार शुरू कर भारी ख्याति, ये पता नहीं मेरे को किस चीज का करा था, याद नहीं है मेरे को, बट हाँ ये पदार्थ जो बता रहे हैं आई डोंट नो, शायद था कुछ, मैंने पढ़ाया था इतिहास में एक बार, बट अभी ध्यान नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा ही था वो। तो उसका जो है व्यापार शुरू कर भारी ख्याति प्राप्त कर ली थी, क्योंकि वो जो है डिमांड में था उस समय बहुत ज्यादा। सूरी की बारूदी आवश्यकता, हाँ शायद ये, हाँ सही कह रहे हैं, बारूद का कुछ था, वो मसाला था शायद बारूद का, ये सोरा उसी को कहते हैं शायद उस टाइम पे। तो सूरी की बारूदी आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। ये जो सूरी है, इसे शेरशाह सूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कहीं आप सोचो ये कौन आ गया सूरी सूरी बीच में। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह यानी कि सलीम खी सूरी ने गद्दी संभाली। उसने अपनी सेना में राजपूतों और जाटों की भर्ती कर दी। अब देखो भाई, राजा को सेना तो चाहिए ना, सेना के लिए कोई तो पकड़ेगा। अब यहाँ पे देश में मिलेंगे क्या, उस समय भारत में हरियाणा में खास तौर पे और आसपास के इलाकों में राजपूत थे या फिर जाट थे। तो ऐसे में हेमू की विलक्षण प्रतिभा को पहचान कर इस्लाम शाह ने उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य सौंपने का निर्णय किया कि हाँ तुझे कुछ अच्छा सा काम ढूंढ के देते हैं कि तेरे को अच्छे पद पे नियुक्त करते हैं, ठीक है। मतलब अभी समझ रहे हो ना तुम, शेरशाह सूरी नाम का एक राजा था, उसका एक बच्चा था, और वो बच्चा जब राजा बना अपने पिता की मृत्यु के बाद, इस्लाम शाह नाम का राजा था वो, मतलब वो बेटा था, तो वो जब राजा बना तो इसको मौका मिला हेमू को उसका जो है प्रशासनिक कार्य संभालने का, ठीक है। उतना तो समझ गए, बस यही समझ लो, आगे बढ़ते चलते हैं कहानी में। तत्पश्चात उनके पदों में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई, ऐसे बढ़ाते गए कि पहले छोटे दर्जे पे, फिर वो उच्चा दर्जा, फिर उच्चा, ऐसे बढ़ते चले गए वो। हेमू ने अपनी कार्यशैली और प्रतिभा आएगा यहाँ पे, मतलब मैं का भय क्यों बना हुआ है भाई, तो प्रतिभा से इस्लाम शाह को इतना प्रभावित किया कि अनेक अफगान सरदारों की अनिच्छा के बावजूद इस्लाम शाह ने हेमू को 6000 सवारों की मुख्तारी दे दी। यानी कि 6000 सवार अब उसके कंट्रोल में थे, वो जो भी हुक्म सुनाएगा हेमू उन 6000 घुड़सवारों को, तो उनको जो है वो मतलब उसका पालन करेंगे, उसकी आज्ञा का। अब सब जो सरदार थे ना अफगान के सरदार, क्योंकि एक्चुअली में ये जो है ये शेरशाह सूरी अपना तो था नहीं भारत वाला, तो ये बाहर से आया हुआ था अफगान से, तो वहां के ही थे, तो उनके अंडर में सारा कुछ था। और वो लोग जो है बहुत मतलब ऐसे चलते थे कि वो चाहते थे हमारे धर्म का प्रचार हो, तो उसके चक्कर में दबाव बना रहता था राजा पे हमेशा, हर टाइम पे। तो वो सरदार चाहते थे कि ऐसा मत करो कि तुम एक यहाँ भारत वाले को इतने ऊंचे पद पे पहुंचा रहे हो, ऐसा मत करो, तुम अपने वाले बंदों को रखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसको क्यों रख रहे हो। लेकिन सबको नजरअंदाज करते हुए हेमू को इसने इतनी बड़ी जो है वो रैंक दे दी थी और अमीर का खिताब दिया। एक ओर जहां हेमू शत्रुओं को नाको चने चबवा रहा था, वहीं दूसरी ओर वर्ष 1562 से 63 में इस्लाम शाह ने अपने शत्रुओं और बागियों को सरहिंद तक खदेड़ कर पंजाब का सैनिक और प्रशासनिक दायित्व पूरी तरह से हेमू को सौंप दिया। मतलब उनको बढ़िया वाला पेल दिया था और स्वयं ग्वालियर चला गया बाद में। अब 30 अक्टूबर 1563 को उनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? इस्लाम शाह की, हेमू की नहीं हुई थी भाई, ठीक है ना। अब इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई तो कोई संभालेगा राजपाट। अब बड़ा अधिकारी कौन है यहाँ पे? हेमू। अब देखते हैं क्या होता है। इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के बाद सूरी सल्तनत में भारी उथल पुथल मच गई, क्योंकि राजा और उसके बच्चा, इस राजा कोई बच्चा नहीं था शायद से, तो अब बिना राजा के देश इतनी बड़ी सल्तनत संभालेगा कौन? पंगा हो गया। सब अपना अपना आजादी करने के चक्कर में हो गए और इस्लाम शाह के बेटे की हत्या करके मुबारक, हाँ बेटा था यार, सही है कोई ना, तो इसका जो बेटा था उसकी हत्या करके मुबारक खां शाही तख्त पर बैठ गया। अब उसने मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करी और आदिल शाह के वजीर आजम भी कहते हैं, वजीर आजम लिखना चाहिए था, ये अच्छा लगता। वजीर आजम होने के कारण हेमू ने इब्राहिम खां, मोहम्मद खां, ताज करानी, इब्राहिम का ये कोमा आएगा भाई, ये फकरवान नुरानी आदि अनेक अफगान विद्रोहियों की बगावत को कुचलकर आदिल के राज्य की सुरक्षा करी। अब देखो उसका काम क्या था, वो अधिकारी था, वो ऐसा नहीं था कि उसको राजपाट या राजा बनना था, उसका कोई मकसद नहीं था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, अब ये हरामी निकला आदिल शाह और इसने क्या करा, उसके बच्चे को, इस्लाम शाह के बेटे को मार दिया और खुद राजपाट ले लिया। उसका विरोध कर रहे थे मतलब जो बाकी के राजा थे, बाकी की सल्तनतें थी, जो छोटी छोटी सल्तनतें थी, जिनको कुचल के वो राजा बना हुआ था इस्लाम शाह या पहले का जो है शेरशाह सूरी, तो अब जो है वो
मुंह उठा रही थी कि हाँ ये काहे का राजा, हम नहीं मान रहे हुकूमत तेरी। तो उसके चक्कर में अब आदिल शाह ने उसको हुक्म दिया हेमू को कि जाओ उनको पेल के आओ, और सबको चुप चपाके से दबा दिया उनको, कोई फालतू नहीं बोल पाया उसके आगे। आगे चलकर हेमू के नेतृत्व में अफगान शाही सेना ने इब्राहिम खां को लगातार 2 युद्धों में पराजित किया, पहले कालपी में और फिर जो है खानवा में। इसके बाद हेमू को आदिल शाह का बंगाल जाने का आदेश प्राप्त हुआ। आदिल शाह ने बोला कि भैया ऐसी बात है, बंगाल में ज्यादा फुदक रहे हैं लोग। हेमू को बोल दिया उसने, आदिल शाह ने, राजा था जो कि, तो बंगाल पहुंचना ही था उसको, जहां उन्होंने विद्रोही मोहम्मद शाह की सेना का सफाया कर डाला। भाई फुदक मत, हम चुप चुप कराना जानते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे बड़ा वंडर होता है। देखो इसी बीच हेमू की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर हुमायूं की मुगल सेना ने दिल्ली और आगरा पर हमला कर दिया और अधिकार कर लिया। यानी कि वो जगह जहां पे ये लोग रह रहे थे, जहां की सुरक्षा करते करते, क्योंकि सल्तनत बहुत बड़ी हुआ करती थी, जिन्होंने इतिहास पढ़ा, सबने पढ़ा वैसे तो उनको पता होगा लगभग पूरे भारत में आधे भारत से ज्यादा के हिस्से में इनका राज था, और सल्तनतें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। अब इधर हरियाणा में इन्होंने सोचा चल यहाँ पे तो काबू आ रखा सारा सिस्टम, बंगाल में फुदक रहे हैं लोग, बंगाल वाले को पेल के आओ। हेमू को भेज दिया उधर, और यहाँ मुगल ये जो है हुमायूं टपक गया भैया कि चलो हम करते हैं कब्जा, यहाँ पे हम दिखाते हैं कब्जा कैसे होता है। और यहाँ पे ये चक्कर हुआ और फिर कब्जा कर लिया उसने। अब उसको पता तो चलेगा। यह समाचार सुनते ही 1556 में हेमू ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। बोला ऐसे कैसे, तुम कैसे कब्जा कर लोगे हमारे इलाके में। देखो आदिल शाह का पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शायद मार दिया होगा, लेकिन जो भी है उनका तो कब्जा हो गया। मुगल आ चुके थे यहाँ पे, और हेमू को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनके राजा की हत्या हो चुकी थी और अभी ये क्या करे बेचारा। अकबर की सेना को आगरा में करारी शिकस्त दे दी उसने। इसके बाद हेमू ने दिल्ली की ओर कूच किया, क्योंकि दिल्ली मुख्य केंद्र था उस समय भी, तो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली का पे कंट्रोल चाहिए ही चाहिए उनको, तो वो दिल्ली की तरफ पहुंच गया। आदिल शाह के लिए हेमू द्वारा मुगल सेना से लड़ा गया यह उनका 22वां युद्ध था, 22वीं लड़ाई थी उनकी। हेमू ने तुगलकाबाद में अपना डेरा जमाया, जहां मुगल सेना के साथ उनके नेतृत्व, साथ के बाद क्या हुआ ये, तो साथ उनके नेतृत्व में युद्ध हुआ। यानी कि हाँ ये बचा हुआ था, मतलब जिंदा था यार, ये मुझे लगा टपक गया रास्ते में ही, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो है 22वां युद्ध इनका चल रहा था। अभी ये युद्ध इतना छोटा नहीं था, काफी लंबा जो है इनका संघर्ष बचा हुआ था। हेमू बड़े साहस और वीरता के साथ लड़ा और विरोधियों के छक्के छुड़वा दिए। अब इस युद्ध में हेमू की जीत हो गई और उन्होंने उनकी लोकप्रियता दूर दूर तक फैल गई। देखो दिल्ली सल्तनत में जो मुगल आया था, हुमायूं आया था, उसकी जो सेना थी, अब वो हुमायूं यहाँ पे नहीं बैठा हुआ था, एक्चुअली में वो बाहर गया हुआ था और यहाँ पे अपना एक अधिकारी बैठा के गया था। अब उसकी बाजार डाली हेमू ने बढ़िया वाली, और उसके बाद वो फेमस होता चला गया, हेमू की जय हो, जय जयकार होने लगी। आखिरकार आदिल शाह ने हेमू को दिल्ली का राज सिंहासन सौंप दिया। बोला मेरे बस की बात नहीं है, तू ही राजा बन जा। तो समझ गए, मतलब ये कहानी कितनी मतलब जोश भरी कहानी है, मजा ही आ रहा होगा आपको भी, है ना। तो इस तरीके से वो राजा बना जिसकी कोई किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये राजा बनेगा, तथा उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया, और उसके बाद उनका नाम रखा गया हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, समझ गए ना, हेमू विक्रमादित्य भी कह देते हैं उसको। तो हेमू नाम था और विक्रमादित्य की उपाधि से उसको बाद में नवाजा गया जब वो राजा बन गया, इसीलिए हम क्या पुकारते हैं उनको, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, हेमू ने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के रूप में भारतीय राजनीति का नया सूत्रपात किया। नए तरीके से एंट्री, टसन के साथ में एंट्री होते हुए 5 नवंबर 1556 को हेमू को जब ये बात का पता चला कि मुगल सेना का अग्रिम दस्ता पानीपत के मैदान में पहुंच चुका है। अब पानीपत ज्यादा दूर था नहीं, 50-60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर मान लो, इतना कुछ था दिल्ली सल्तनत से। तो अब उनको खतरा था, क्योंकि वो और कुछ काम करने नहीं आया था, वो हेमू को बजाने आ रहे थे मुगल। तो अब उनकी प्लानिंग थी कि चलो भैया ठीक है, पानीपत में तुम आ रहे हो, आए 22 युद्ध लड़ चुका हूं भाई मैं, हल्के में मत ले चल, राजा बचाने चलता हूं तेरे को। तो हेमू ने अपनी पूरी सेना के साथ पानीपत के मैदान में पहुंच गया। आजा आजा बेटा, तेरा इंतजार कर रहा हूं मैं। और उसने इस दस्ते को 3 ओर से घेर कर जबरदस्त हमला कर दिया। अब देखो एक्चुअली में जीत जो है ना हेमू की ही होनी थी, बाद में पंगा हो गया। अब लड़ाई वहां पे उसने क्या टेक्निक लड़ाई, देखो उनकी सेना ऐसे आ रही थी, ऐसे थी, और इसने जो है हेमू ने 3 तरफ से घेर लिया, ऐसे एंट्री, टसन, और फिर साइड से इधर से बजेगी, इधर से बजेगी। भाई सेना भागेगी किधर, किधर नहीं भागेगी, वो मर जाएगी, उधर ही काट डालेंगे पूरी सेना को। तो इस तरीके से ये काम हुआ था, मतलब इधर के साइड से हमला, इधर की साइड से हमला, इधर की साइड से, और ये सेना बीच में किधर किधर से ढाल बनाती फिरेगी। तो हेमू अपने
हाँ हो गया नहीं। तो हेमू अपने हवाई हवाई नाम का एक हाथी था, उसका ये नाम ध्यान रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में कभी कभी कि उसके हाथी का क्या नाम था। हवाई नाम था, हवाई जहाज की तरह चलता होगा वो। तो अपने हाथी हवाई नाम के हाथी पर खड़ा होकर शत्रु को ललकारता हुआ अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा कर रहा था। आज जाओ बेटा, कौन है जिगरा, कंपटीशन में आ जाओ, कौन है राजा, कहाँ है तू। हेमू की सेना ने मुगल सेना की अपने पराक्रम और शौर्य से ऐसी हालत कर दी कि वे मैदान छोड़ने की तैयारी करने लगे कि भैया यहाँ नहीं बचने वाले, मर जाएंगे सारे के सारे, भाग लो, जान बचा के। अफरा तफरी मच चुकी थी वहां पे। वस्तुतः नियति को कुछ और ही मंजूर था और जीती हुई बाजी हार में बदल गई, क्योंकि इसी बीच हेमू की बाईं आंख में एक तीर आकर लग गया। अब एक्चुअली में सीन क्या चल रहा था, सेना जीत गई थी, युद्ध ऐसा नहीं है कि तुम सोचो भाई युद्ध हार गई, युद्ध ऑलमोस्ट 99% युद्ध जीत चुके थे वो। अब 1% की किस्मत फूटी कह सकते हो। वो जो तीर था ना, वो हेमू की आंख में घुस गया के, पता नहीं कहां से आया, और वो तीर लगते ही, अब तीर लगेगा तो भैया गिर जाएगा हाथी से, तो और उसने युद्ध की दशा और दिशा ही बदल दी। यह तीर उसके सिर के आर पार हो गया और वहीं शायद हो गया बस उनका। इसके बाद भी हेमू अपनी सेना को प्रोत्साहित करता रहा, ऐसा नहीं है कि हल्के में, लेकिन इस तीर ने विजय को पराजय में बदल दिया। बाद में हेमू को अचेत अवस्था में मुगल सेना ने बंदी बना लिया और बैरम खान ने हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैया अब बोल तू कौन था। तो भाई बेरहम के साथ मौत हुई। वैसे हेमचंद्र विक्रमादित्य को बेशक इतिहास के पन्नों पर वह सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाया जिस पर उसका हक था, इसके बावजूद उसकी वीरता का लोहा अनेक सूरवीरों ने स्वीकार किया है। हेमू ने अपने साहस, शौर्य और पराक्रम से न केवल भारत भू को अपितु पूरी मानव जाति को गौरवान्वित किया है, और चंदन है इस देश की माटी उक्ति को भी चरितार्थ इन्होंने किया है कि हाँ एक्चुअल में चंदन है भाई, यहाँ पे बहुत सॉलिड चीजें निकल के आती है। और ऐसी ही ये जज्बात और सॉलिड जोश भरी कहानी थी हेमू की। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता रहा था ना, लास्ट में बताऊंगा अगर इन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करा। तो एक्चुअली में जब वो तीर लगा था ना, पंगा क्या हुआ, वो सेना तो भाग गई थी, उनकी मुगलों की सेना पीछे हटने लग गई थी, लेकिन जो तीर लगा, तीर लगने के बाद में वो क्या हुआ, हाथी से नीचे गिर गया, और उसके बाद सेना को लगा कि हमारा राजा गया गया काम से, तीर लग गया। अब किसी ने देख लिया होगा, सेना में दिख ही जाता है यार इतनी बवाल बवाल में। अब वो जैसे ही राजा हाथी की साइड देखा, राजा ही नहीं है वहां पे, तो उनको लगा राजा मर गया। राजा मरते ही सेना वाले सोचे हम किसके लिए लड़ रहे हैं, भाग गई सेना। मतलब हेमू की सेना जो है फड़क के वही भाग गई जो जीत चुकी थी एक्चुअली में, और उसके चक्कर में उसने जो है मुगल ने उसको पकड़ लिया और फिर बाद में उसको मार दिया गया था। तो अगर वो एक्चुअल में वो तीर नहीं लगा होता ना, वहां पे मुगल कभी आते ही नहीं। हुमायूं आप जानते होंगे, हुमायूं पहला मुगल शासक था, है ना। तो अगर वो नहीं आता तो दिल्ली सल्तनत में मुगलों का पन्ना नहीं खुलता और मुगल कभी आते ही नहीं भारत में, और कुछ और ही इतिहास बना होता। तो इतना खतरनाक तख्ता पलट वाली कहानी थी ये, बिल्कुल एकदम से वक्त और जज्बात बदल गए थे यहाँ पे। आई होप आपको भी मजा आया होगा कहानी सुन के और जान के, भाई जोश सा आ गया होगा। बताओ यार तुमको कितनी पसंद आई। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।